In this video, we will be starting your unit number 9, that is biotechnology. The last chapter we have completed in this unit was biotechnology principles and processes. In this chapter, we will be talking about the biotechnology and its application. So, let us first introduce ourselves to the context of the chapter and its सिग्निफिकेंस। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियोस में इस चैप्टर के बताया था कि किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने कंफर्ट की कोई चीज़ अपने लेवल पर अपने डिज़ायर के आउटपुट के लिए प्राप्त करने की कोशिश और उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट के स्कोप को हम बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को हमने इस रूप में भी देख लिया है कि मानव हमेशा अपने कंफर्ट के लिए सजग रहा है और अपने कंफर्ट लेवल को और बढ़ाने के लिए समय समय पर नए प्रयोग और नई चीज़ों को करता रहा है। पुराने समय में, जिसे हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, ये वो समय था जिसमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या प्लांट की या एनिमल की नेचुरल स्किल को मैक्सिमम प्रोड्यूस के लिए एक्सप्लॉइट किया जाता था। उसके लिए केवल इंडस्ट्रियल सेटअप या एग्रीकल्चरल सेटअप को वेल कंट्रोल्ड कंडीशन में ला करके ऐसा करने में ह्यूमन सफल हुए। परंतु आगे आने वाले समय में पॉपुलेशन की एक्सेसिव ग्रोथ और डिमांड और सप्लाई का जो एक गैप डेवलप हुआ, इससे ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की कोशिशें कम पड़ती हुई दिखाई दी और इस गैप को भरने के लिए मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच ने जन्म लिया। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के जस्ट अपोजिट किसी एक डिजायरेबल ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मैनिपुलेशन कर उसे इस लायक बनाता है कि वो हमारे द्वारा चाही गई चीज़ मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन के लेवल पर निकाल करके हमको दे। ये ऑर्गेनिज्म माइक्रोब हो सकता है, फंजाई हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, लेकिन ये जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, इसमें इनहेरेंट कैपेसिटी या नेचुरल कैपेसिटी उस पदार्थ को बनाने की नहीं है, बल्कि उसके जेनेटिक मॉडिफिकेशन से, उसके जेनेटिक मैनिपुलेशन से हमने उसे इस लायक बनाया है कि वो अपने इस काम को करके हमें दे सके। तो ओल्ड और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का जो बेसिक डिफरेंस है, एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना और किसी एक ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का काम था। पर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी किसी एक ऑर्गेनिज्म के पूरे जेनेटिकल मेकअप को चेंज करके उसे उपयोग के लायक बनाने का प्रयास करने का नाम है। इस अध्याय में हमें बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट एप्लीकेशंस तो पढ़ने ही हैं, ये याद रखना है कि बायोटेक्नोलॉजी अब केवल एक शाखा का नाम नहीं रहा, वो एक युग का नाम होने जा रहा है। तो जैसे हम कहेंगे कि बीटी इज बीटी, जिसमें एक बीटी है बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा बीटी होगा भारत टुमारो। तो भारत का जो कल है
वो बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ही होगा और आप देखेंगे कि मानव की सारी समस्याओं के हल कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी ही निकाल करके उसे देगी। और इसीलिए जो मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो एक वाइड रेंज ऑफ लाइफ को सपोर्ट करने वाला सिस्टम बनता चला जा रहा है, चाहे थेरेप्यूटिक का क्षेत्र हो, चाहे डायग्नोस्टिक्स का क्षेत्र हो, चाहे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का क्षेत्र हो, चाहे फूड एंड फूड प्रोसेसेस का क्षेत्र हो, बायो रेमेडिएशन का क्षेत्र हो, वेस्ट ट्रीटमेंट का क्षेत्र हो, एनर्जी प्रोडक्शन का क्षेत्र हो, एंटीबायोटिक्स, विटामिन, हार्मोन्स, वैक्सीन, इन समस्त क्षेत्रों को बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से और दृढ़ बनाया जा रहा है और मजबूत बनाया जा रहा है। वर्तमान में कोरोना के लिए जो स्ट्रिप्स आ रही हैं जिनसे कि कोरोना की टेस्टिंग हो रही है, वो माइक्रो डायग्नोस्टिक टेक्निक ही है जो इस्तेमाल हो रही है और इसका कहीं ना कहीं उपयोग बायोटेक्नोलॉजी से ही जन्मा है। तो आपको ये अब मान लेने में कोई आपत्ति नहीं कि बायोटेक्नोलॉजी समस्त दुनिया की समस्त समस्याओं के समाधान का एक विकल्प है जो जीव विज्ञान के क्षेत्र ने, बायोलॉजी के क्षेत्र ने खोल करके दिया है। एक एक एप्लीकेशन को हम डिटेल में पढ़ने वाले ही हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात और जानना आवश्यक है कि बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन रिसर्च एरियाज के 3 क्रिटिकल क्षेत्रों को ओपन करते हैं, जिसमें पहला क्षेत्र है उस बेस्ट कैटेलिस्ट की खोज। अब जहां मैं कैटेलिस्ट बोलता हूं वहां मेरा अर्थ होता है वो मटेरियल जो हमें हमारे काम की चीज इंडस्ट्रियल लेवल पर बना करके देने वाला है। वो माइक्रोब हो सकता है, उसका कोई एंजाइम हो सकता है। तो ये जो बेस्ट कैटेलिस्ट है उसको प्रोवाइड करना। दूसरा एरिया होगा इंजीनियरिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करके इस माइक्रोब की, इस कैटेलिस्ट की, इस एंजाइम के बेस्ट वर्किंग कंडीशंस को उसे प्रोवाइड करना ताकि वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पर अपनी यील्ड को लेकर के जाने में सफल हो और उस सफलता से फिर हमें मैक्सिमम आउटपुट भी मिले, जिससे कि हम मैक्सिमम प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर पाएँ और एक बड़ा सा टर्नओवर भी किसी कंपनी के लिए जनरेट हो। और तीसरा है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। यदि हम किसी एक प्रोसेस में बनने वाले मटेरियल को लगने वाली डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को भी इम्प्रूव करने में सफल हो गए तो हम उसकी इफेक्टिविटी को और बढ़ा सकते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ को और बढ़ा सकते हैं, उसके वर्किंग पोटेंशियल को और इस्तेमाल करने के लायक बना सकते हैं। तो ये 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज में बायोटेक्नोलॉजी एम करता है। अब इससे आगे के वीडियोस में हम 1 बाय 1 एक एक एप्लीकेशन को पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हों तो कृपया उन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और अपने सहपाठियों को भी इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करिए। हमारी लगातार ये कोशिश है कि हम एनसीईआरटी के कंटेंट को आपको इंटरप्रीट करने में मदद कर पाएँ ताकि आप क्वेश्चंस को, सही आंसर को ढूंढने में ज़्यादा एबिलिटी को शो कर पाएँ, डेवलप कर पाएँ। थैंक यू।